सबसे पहले बात किसानों की। गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए सरकार एक पैकेज पर विचार कर रही है। हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक बफर स्टॉक पर सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी समेत 4 अहम फैसले कदम सामने आ सकते हैं। डिटेल के लिए चलते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि किस तरीके से ये राहत होगी, करने क्या जा रही है सरकार? शुगर कंपनियों के लिए सरकार एक राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है और उस राहत पैकेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि सूत्र बता रहे हैं कि इस मुद्दे के ऊपर फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान के साथ फूड मिनिस्ट्री के अधिकारियों की लंबी बैठक हुई है और उस बैठक में राहत पैकेज पर विचार किया गया है। जो शुरुआती प्रस्ताव है उसके मुताबिक इस राहत पैकेज के 4 अहम हिस्से हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है बफर स्टॉक बनाने के लिए। बफर स्टॉक के तहत सरकार आमतौर पर चीनी की कीमत का करीब 13.5% सब्सिडी देती है। अगर 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनता है, जैसा कि इंडस्ट्री ने मांग की है, तो चीनी कंपनियों को करीब 1600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। दूसरा हिस्सा राहत पैकेज का हो सकता है एक्सपोर्ट सब्सिडी के तौर पर। यहां पे सरकार 10,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है और जैसा कि पिछले साल किया गया था 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की सब्सिडी का फैसला लिया गया था। इस बार ऐसा किया जाता है तो करीब 6,000 करोड़ रुपए का फायदा चीनी कंपनियों को होगा एक्सपोर्ट सब्सिडी के लिए। तीसरा प्रस्ताव जो है राहत पैकेज का वो है सॉफ्ट लोन का। सरकार 7% सस्ते ब्याज दर पर चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देती है और इससे करीब 1 साल के लिए सॉफ्ट लोन देगी तो करीब 7,500 करोड़ रुपए चीनी कंपनियों के पास आ जाएंगे। चौथा, मिनिमम सेल प्राइस चीनी की करीब 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इससे भी चीनी मिलों को बेहतर फायदा होगा। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चीनी मिलों के पास पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए किया जाए, क्योंकि गन्ना किसानों का बकाया का बढ़ता रहेगा तो राजनीतिक दबाव भी बढ़ता रहेगा सरकार पर। लक्ष्मण जी, आज एक और खबर आपने जो बताई है कि कोरोना के इलाज में डॉक्टरों की कमी हो रही है और इसको पूरा करने के लिए सरकारी बाबुओं को अस्पताल में तैनात किया जाएगा। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री है वो अस्पताल में तैनात किए जाएंगे। लक्ष्मण जी, इसकी डिटेल क्या है, क्यों ये प्लानिंग करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, ये तो अब जग जाहिर हो गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ेगी। जिस तरीके से संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतने डॉक्टर मेडिकल स्टाफ हमारे यहाँ है नहीं। तो सरकार एक नया तरीका निकाल रही है, वो ये कि जितने भी आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विस के अधिकारी हैं या फिर सेंट्रल सिविल सर्विस के अधिकारी हैं, उन सब में ऐसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिनका कोई ना कोई मेडिकल बैकग्राउंड रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट जो आईएएस, आईपीएस की परीक्षा पास कर जाते हैं, तो वैसे अधिकारियों की तलाश की जा रही है। पैरा मेडिकल के कोर्स किए हुए हैं या फिर मेडिकल क्षेत्र में कोई भी कोर्स किए हुए हैं, तो वैसे अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है कार्मिक मंत्रालय की तरफ से। खास बात यह है कि सिर्फ अधिकारियों की नहीं, बल्कि इन अधिकारियों के रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसा है जिसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, कोई पैरा मेडिकल के कोर्स किए हुए हैं या फिर एमबीबीएस हैं, तो उनकी भी जानकारी मांगी गई है। हालांकि घबराइए नहीं, ऐसे अधिकारियों को सर्जरी करने या ऑपरेशन थिएटर में नहीं भेजा जाएगा। हाँ, अस्पतालों में तैनात किया जाएगा ताकि वो बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सके, वहां पे तालमेल बैठा सके। तो मैनेजमेंट की भूमिका ज्यादा होगी, लेकिन चूंकि मेडिकल बैकग्राउंड होगा तो हालात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यही इस पूरे कोशिश की मंशा है। जी, तो मंशा बहुत अच्छी है। देश के स्वास्थ्य मंत्री भी संयोग से इस वक्त डॉक्टर है और चूंकि ये कोरोना का मामला मेडिकल मामला है तो इसकी कमान ऐसे लोगों के हाथ में देने की तैयारी है जिनके पास समझ बूझ है इस क्षेत्र को लेकर। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। अब कोरोना का अपडेट देख लेते हैं। भारत में रोजाना करीब 10,000 कोरोना के नए केस अब भी सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में करीब 10,000 नए मामले आए हैं। इस तरह अब देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 2,76,000 के पार है। वहीं 7,740 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार ने चिंता बढ़ाए रखी है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत कोरोना से 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। और आज का अपडेट लेते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से, जो शुरू से आपको कोरोना के बड़ी खबरों से रूबरू कराते रही है। दीपाली, आज की बड़ी खबरें क्या है?
देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें मनोज जी, तो वही 10,000 के करीब नए मामले देश भर में सामने आए हैं और ये 10,000 के करीब जो मामले रोजाना आ रहे हैं, ये पिछले एक हफ्ते से हम लगातार यही सिलसिला देख रहे हैं। कुल मरीजों की बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि 2,76,000 के पार ये संख्या जा चुकी है। अब तक कोरोना की वजह से 700 से ज्यादा मरीजों की मौत देश भर में हो चुकी है। एक जो दिलचस्प डाटा है वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए, यानी कि ऐसे मरीज जिनका इलाज देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो फिलहाल उनकी संख्या 1,33,000 के आसपास है। वहीं जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी जो स्वस्थ हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव केसेस की संख्या से ज्यादा नंबर है स्वस्थ होने वाले मरीजों का। ऐसे में अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंच गया है। लेकिन एक ओवरऑल देखा जाए ग्लोबली भारत कहां स्टैंड कर रहा है, तो 2 से 3 हफ्ते पहले 7वें नंबर पर था उस सूची में, जहां पर संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है ऐसे देशों के। लेकिन अब बात करें, जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद जो भारत है वो 5वें नंबर पर अब आ गया है। जो सबसे चिंताजनक स्थिति है, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र और दिल्ली, यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। अभी आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बार ये स्टेटमेंट फिर से दोहराया गया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले दिल्ली में काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। इस लिहाज से बड़े पैमाने पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। केजरीवाल की तरफ से ये बताया गया है कि अगर दिल्ली के आसपास से, यानी कि दिल्ली के बाहर से भी कोई लोग कोरोना का इलाज कराने के लिए आते हैं, तो यहां पर करीब 1.5 लाख से ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इस बीच एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी कि आज ही उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि हर एक मेडिकल फैसिलिटीज, हर एक हॉस्पिटल्स में जहां पर कोरोना का इलाज किया जा रहा है, वहां पर मैंडेटरी किया जाए कि एलईडी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों पर यह लिखा जाए कि उस जगह पर कितने बेड्स खाली हैं और किस बेड का कितनी फीस या फिर जो इलाज का खर्च है वो कितना आएगा। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने देखा कि वो कई दुगने तिगुने दाम भी वसूल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स की ज्यादा फीस वसूलने के जो मामले हैं उन पर रोक लग सके, इस लिहाज से ये बड़ा निर्देश उपराज्यपाल की तरफ से मुख्य सचिव को दिया गया है। एक और मैं अपडेट देना चाहूंगी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है। अब सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी कोरोना का इलाज हो पाएगा, यानी कि राज्य सरकारें जिन हॉस्पिटल्स को कोविड-19 हॉस्पिटल्स बताया गया है वहां पर सीजीएचएस को लागू किया जाएगा और सीजीएचएस के तहत जो भी दाम है सिर्फ वही वसूले जाएंगे मरीजों से। शुक्रिया दीपाली ये अपडेट देने के लिए। और जैसा कि दीपाली बता रही थी, दिल्ली में बड़े पैमाने पर अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में अस्पतालों पर बोझ बढ़ने वाला है, इसलिए सरकार अब स्टेडियम, होटल और अस्पतालों में कोरोना से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाने जा रही है। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। एक तरफ स्टेडियम्स और होटल्स में अस्पताल बनाने की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी है, दूसरी तरफ देश अनलॉक भी हो रहा है। देश भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ने काम करना शुरू कर दिया और अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम भी रेस्टोरेंट्स ने किए हैं। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई ने।
आज से अहमदाबाद में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। इस वक्त हम हैं आई लव सैंडविच हाउस, जो यहाँ का बहुत जाना माना नाम है सैंडविचेस के लिए। यहाँ पर जैसे आप प्रवेश करते हैं, आप पाँव से अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, यानी आपको पुश करके सैनिटाइज करना है अपने हाथ को। बाकी सारी सूचनाएं यहाँ पर दी गई है, जिसका पालन यहाँ वाले हर कस्टमर जो यहाँ आ रहा है वो कर रहा है। इसके अलावा इनका जो स्टाफ है, सर्विंग स्टाफ है, उनको फुल्ली बॉडी कवर हो इस तरह का कॉस्ट्यूम दिया गया है। साथ ही उनको सर पे भी कैप पहननी होती है और मास्क भी पहनाया गया है। इसके अलावा सिटिंग के लिए किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, मेन्यू में किस तरह के बदलाव है, बात करते हैं श्वेता से, जो को ओनर है यहाँ की। श्वेता, ये बताइए कि किस तरह का सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के टर्म पे हमने 50% अपना सिटिंग अरेंजमेंट कम कर दिया है। हम सिर्फ इतना 50% में ही चालू रख रहे हैं। 6 के सिटिंग में हम लोग 4 जन को बिठा रहे हैं, 4 के सिटिंग में हम 2 जन को बिठा रहे हैं। प्लस जैसे ही क्लाइंट आते हैं, हम चेयर्स वगैरह सैनिटाइज करके उनको फ्रेशली बिठाते हैं। प्लस हमने मेन्यू अगर देखें तो मेन्यू QR कोड से, कैमरा से, नॉर्मल कैमरा से भी वो स्कैन करके वो मेन्यू पूरा देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये बताइए, क्योंकि भीड़भाड़ काफ़ी कम दिख रही है, आपने तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन ग्राहक भी कम आ रहे हैं, तो कैसे टेक अवे को प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और मेन्यू में किस तरह के बदलाव किए गए? मेन्यू बेसिकली हमने 50% कम कर दिया है। सिर्फ हॉट सेलिंग चीज़ें ही रखी है, कोल्ड चीज़ें निकाल दी हैं अभी। प्लस ऑनलाइन पोर्टल, यस, अभी ऑनलाइन पोर्टल काफ़ी चल रहा है, तो डिलीवरी ज़्यादा आ रही है। सो हम डिलीवरी, टेक अवे, डाइन इन और कार डाइन इन भी दे रहे हैं कि क्लाइंट बाहर से ऑर्डर कर दे और हम बाहर उनको सर्व कर दें। सो दैट इज़ ऑल्सो डन। और हमने अपना ilovesandwichhouse.com करके एक पोर्टल भी शुरू करा है, जिस पर हम लोकल और फ्रेश फूड डिलीवर करते हैं। सो 1 घंटे पहले आपको प्री बुक करना है और हम 1 घंटे बाद आपको डिलीवरी करेंगे। सो फ्रेश। तो अहमदाबाद में जो रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं, वो पूरा ख्याल बरत रहे हैं, पूरा एहतियात बरत रहे हैं कि यहाँ आने वाले जो ग्राहक है वो कोरोना से संक्रमित ना हो। साथ ही उन्होंने अपने मेन्यू में भी कमी की और टेक अवे पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी, तो देश खुल रहा है अनलॉक में, लेकिन अनलॉक के भीतर सारी सुरक्षा रखते हुए अपने व्यवसाय को चलाना इतना आसान नहीं है। लिहाजा अब लोगों को नए नए तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। एविएशन कंपनियों ने भी अपने लिए एक नया रेवेन्यू मॉडल तैयार करना शुरू कर दिया है। कोई चार्टर्ड प्लेन उड़ाने की योजना बना रहा है, तो कोई ड्रोन की योजना बना रहा है। आइए देखते हैं एविएशन कंपनियों की क्या तैयारी है। कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान एविएशन सेक्टर को किया है। सभी एयरलाइंस के रेवेन्यू कम हुए हैं और आने वाले कई महीनों तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि अब एयरलाइंस अलग अलग तरह के रेवेन्यू मॉडल पर काम कर रही हैं, जिससे शेड्यूल फ्लाइट बिजनेस के अलावा भी रेवेन्यू आता रहे। इसमें सबसे आकर्षक मॉडल है चार्टर्ड प्लेन्स का। कई ऐसे सिटीज़ हैं जहां अभी एयरलाइंस फ्लाइट्स नहीं उड़ा रही, तो इन केसेस में चार्टर फ्लाइट के ज़रिए लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसीलिए इन एयरलाइंस ने चार्टर फ्लाइट्स को बहुत बड़े तरीके से प्रमोट किया है और इसमें घुसी हैं। इंडिगो ने हाल ही में चार्टर्ड फ्लाइट्स के कारोबार में प्रवेश किया है। एयरलाइंस अपनी A320 और ATR दोनों तरह की विमानों पर चार्टर सेवा देने की योजना बना रही है। इंडिगो ने अपने 10 यात्री विमानों को भी या तो कार्गो या चार्टर्ड प्लेन्स में बदल दिया है। इंडिगो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों डेस्टिनेशंस के लिए सेवाएं देगी। चार्टर्ड फ्लाइट्स के कारोबार में एयर एशिया ने भी हाथ आजमाया है। हालांकि कंपनी अभी सिर्फ फंसे हुए मजदूरों की घर वापसी के लिए सेवा दे रही है। AirAsia India has offered its charter services to a few not-for-profit organizations, state governments, and a few responsible citizens who have taken up the noble cause of transporting migrants back to their home states. We call this initiative as Umeed Ki Udaan. शेड्यूल एविएशन इस वक्त सीमित क्षमता में काम कर रहा है, लेकिन चार्टर्ड बिजनेस के लिए कोई सीमा नहीं है। स्पाइस जेट को हाल ही में सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन ट्रायल की अनुमति दी है। मुश्किल समय में ये बिजनेस मॉडल संजीवनी साबित हो सकते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। कोरोना संकट में अपने बचाव का एक तरीका इम्यूनिटी बढ़ाना। अगर आप इसका सस्ता और सबसे अच्छा तरीका अपनाना चाहते हैं तो कुछ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर पर उगा सकते हैं। प्लांट्स कार्ड की नर्सरी में ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में जानकारी ली हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने।
कोरोना संकट की वजह से लोगों के मन में इम्यूनिटी को लेकर जागरूकता ज़रूर बढ़ी है। बाजार में आप देख लीजिए इम्यूनिटी बूस्टिंग प्लांट्स जो है वो भरे पड़े हैं। लोग अपने किचन गार्डन को एक्सपेंड कर रहे हैं और इस तरह के कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगा रहे हैं जिससे कि वे आसानी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। कई सारी यहाँ पे तुलसी के पौधे लगाए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तुलसी की भी अब जो लोग नहीं भी अपने घर में रखते थे वो भी अब तुलसी रखना चाह रहे हैं। तो जितना आपने अभी देखा ऐसे ही हमारे पास कम से कम 3 से 4 सेक्शंस और हैं। तो हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा उगाना पड़ गया है क्योंकि डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एक और प्लांट जो कि लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपको नॉर्मली आपकी इम्यूनिटी, एलोवेरा का जो जूस है वो पीने में कहा जाता है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा जो तीसरा पौधा जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है वो है गिलॉय। तो गिलॉय कितनी मांग बढ़ रही है और इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? तो जो आप इसकी स्टेम देख रहे हैं इसको पीस के कूट के पानी में बॉईल करके यूज़ किया जाता है। इस काढ़े को पिया जाता है रोज़। तो ये आप घर में अगर उगाते हैं एक बार ये बड़ा प्लांट हो जाता है तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कट करके यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है इमली विटामिन सी रिच होता है और ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि इम्यूनिटी को आपको बढ़ाती है वो है हल्दी। तो हल्दी पाउडर नहीं है, तो ताज़ी हल्दी अगर आप लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, लेमन ग्रास है यहाँ पे और एक ये अजवाइन का एक पौधा है। इसे क्या कहते हैं? ये इस प्लांट को क्या कहते हैं? अजवाइन ही है ये भी अजवाइन ही है। और एक और ये एक और प्लांट है, एक आखिरी प्लांट जो हमें दिख रहा है, ये क्या है? ये गार्लिक है। ये लहसुन है। लहसुन आप अगर नॉर्मली भी आप अगर एक लहसुन का क्लोव रोज खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये कुछ पौधे हैं आप अपने घर में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, किचन गार्डन को एक्सपेंड कर सकते हैं। और सृजन जैसा बता रहे हैं कि इनकी मांग पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर आप इस वक्त घर पे हैं तो ये ज़रूर कंसिडर कीजिए, इस तरह के पौधों को लगाइए ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े और साथ ही जो आपका एयर है वो भी प्यूरीफाई हो और कुल मिला के स्वस्थ रहें। यही हमारी कामना है। रोहन सिंह, दिल्ली। और आइए अब तलाश करते हैं बहुत दिन से गायब 2 आरोपियों की। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 1350 करोड़ रुपए के हीरे, मोती, चांदी की ज्वेलरी जब्त कर लिया और इसे भारत लेकर आई है। हांगकांग से इसे लाया गया है। ईडी लंबे समय से दोनों आरोपियों की हांगकांग में मौजूद इस संपत्ति को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। डिटेल लेते हैं, हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमसे जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए पूरी कहानी क्या है? बैंक में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं, वो इस वक्त वो फरार है। उनका वो भी लंदन में ईडी उनके प्रत्यार्पण का केस जो है वो भी चल रहा है। लेकिन इस बीच जो ईडी है उसको पता चला था कि उनकी हांगकांग में काफी सारी संपत्ति है, काफी सारे उसका कंसाइनमेंट है, जिसमें कि 108 कंसाइनमेंट का पता चला था, जिसमें कि हीरे थे, मोती थी, जवाहरात थे और बाकी सारी चीजें थी, वैल्यूएबल चीजें थी। तो ईडी ने इसकी कीमत जो है करीबन 1350 करोड़ रुपए की है। ईडी इसको लेकर के आ गई है और मंगलवार को जो मुंबई की एक अदालत में इसके लेकर के एक सुनवाई जो है वो भी हुई थी। तो जो मुंबई की अदालत में निर्देश दिए थे कि उनकी सारी संपत्ति जो है कॉन्फिस्केट जो है वो कर ली जाए, तो वो सारी संपत्ति कॉन्फिस्केट करने की तैयारी जो है हो चुकी है। अब बाद में जो ईडी है अब इसको ऑक्शन जो है वो करेगी और ऑक्शन करके जो जिनका फ्रॉड का पैसा जो है गया उसको वापस हटाने की कोशिश जो है वो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है। मार्केट का अपडेट आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नई नौकरी की उम्मीद लगाए लोगों को बड़ा झटका लगा है। एक सर्वे के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक का वक्त काफी चुनौती भरा रहने वाला है। पूरी खबर बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमसे जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बताइए मैन पावर ग्रुप के एम्प्लॉयमेंट सर्वे में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से जुलाई से सितंबर क्वार्टर में रोजगार के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। दरअसल मैन पावर ग्रुप ने एम्प्लॉयमेंट आउटलुक के ऊपर एक बड़ा सर्वे किया है जिसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। इस सर्वे के मुताबिक जुलाई सितंबर में पिछले साल जुलाई सितंबर के मुकाबले जो है जो हायरिंग है उसमें काफी कमी देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा जो है सर्विस सेक्टर में जो नई हायरिंग है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इसमें करीब 13 परसेंटेज पॉइंट की कमी आ सकती है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें करीब 10 परसेंटेज पॉइंट की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। रिटेल और होलसेल ट्रेड जो है वहां पर करीब 7 परसेंटेज पॉइंट की कमी देखने को मिल रही है और इसमें नई हायरिंग में कमी जो है वो आ सकती है।
देश के सभी रीजन में, चारों रीजन में जो हायरिंग है, नई हायरिंग है, उसमें कमी देखने को मिल रही है और सर्वे के मुताबिक पिछले 15 साल में सबसे बड़ी गिरावट जो है वो हायरिंग में वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सर्वे में ये भी कहा गया है कि करीब 5% कंपनियां जो हैं ये मानती हैं कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो बढ़ाई जा सकती है इस क्वार्टर में, जुलाई सितंबर में। उसी तरीके से 2% कंपनियां ऐसा मानती हैं कि सैलरी जो है मौजूदा उसमें कटौती की जा सकती है। करीब 47% कंपनियां ये मानती हैं कि जो मौजूदा सैलरी है उसको बनाकर रखा जा सकता है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि इन सब के बीच में राहत की बात यह है कि माइनिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, यहां पर प्रोस्पेक्ट बेहतर दिख रहा है हायरिंग को लेकर और इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो नौकरियों को लेकर जो तस्वीर सामने आने वाली है उस पर बात हो रही थी और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।